Hello and welcome friends. Today we are going to start with यूनिट नंबर 42 ऑफ लीगल जो जेआईबी का थर्ड पेपर है और ये कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी को। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी की डेफिनीशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, प्लस यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका डेफिनीशन देखेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी को होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में, और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के अधीन किया गया हो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। देन हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये डिफ़ाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 में। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को लॉस होने से बचाता है या लॉस की भरपाई करने के लिए प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन उसके बाद थर्ड चैप्टर अब हम देखने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 42 है। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ पे डिफ़ाइन है? ये डिफ़ाइन है सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन हम जानते हैं कि लॉस की भरपाई करना, किसी के भी क्षति को पूर्ति करना, मतलब किसी को अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसके लिए अगर प्रॉमिस किया गया है तो उसकी भरपाई करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। और कंटिजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे। पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनीशन को देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनीशन सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन 124 में डिफ़ाइन किया गया है, और इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफ़ाइन किया गया है। और हम सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय हमने देखा था कि दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सब जो देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है और इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। यहाँ पे एक देखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा टर्म देखेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों टर्म को समझते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टर एक जोसेफ है एंड जिन्हें लोन की ज़रूरत है, और वो कैनरा बैंक को अप्रोच करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बैंक ने अमाउंट देखकर एक बड़ा अमाउंट के लिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक ने अमाउंट देखकर बोला कि लोन तो आपको मिल जाएगी बट आपको गारंटर भी देना पड़ेगा। तो इस केस में मिस्टर जोसेफ जो हैं उन्होंने अप्रोच किया, उनके फ्रेंड मिस्टर भास्करन को अप्रोच किया। मिस्टर जोसेफ के फ्रेंड भी हैं ये भास्करन। फ्रेंड होने के नाते मिस्टर भास्करन ने मिस्टर जोसेफ का गारंटी लेने के लिए तैयार हो गए और गारंटी ले लिया कि अगर मिस्टर जोसेफ ने लोन को नहीं चुकाया तो उसकी गारंटी भास्करन लेते हैं कि इस लोन को मैं चुकाऊंगा, इसकी भरपाई मैं करूंगा, इसके लॉस की भरपाई मैं करूंगा। यहाँ पर बैंक ने जिसने लोन दिया है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर। यहाँ पे बैंक हो जाता है क्रेडिटर। जो क्रेडिट देता है, जो उधार देता है, वो क्रेडिटर कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम हो जाता है बेनिफिशियरी। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर भास्करन जिन्होंने गारंटी दी है, तो इनको हम बोलते हैं गारंटर। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखते समय हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे श्योरिटी। एंड मिस्टर जोसेफ जिन्हें लोन की ज़रूरत है वो हो जाते हैं प्रिंसिपल डेटर।
इन्होंने कर्ज लिया है, प्रिंसिपल डेटर ये हो जाते हैं। सो अब यहाँ प्रिंसिपल डेटर का मतलब है कि लोन रीपेमेंट करने का प्राइमरी लायबिलिटी मिस्टर जोसेफ का है, और अगर मिस्टर जोसेफ ने पैसे नहीं दिए बैंक को तो उस केस में जो गारंटर है मतलब मिस्टर भास्करन, उनकी ड्यूटी बन जाती है रीपेमेंट ऑफ लोन की, और इसलिए गारंटर की लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी लायबिलिटी हो जाती है प्रिंसिपल डेटर की और सेकेंडरी लायबिलिटी हो जाती है श्योरिटी की। सो यहाँ पे देखिए कि मिस्टर भास्करन मतलब अभी जब बैंक यहाँ पे लोन देगा तो वो एक पेपर पे साइन करवाएगा, और जो भी गारंटर है मिस्टर भास्करन जो गारंटी दे रहे हैं उनको वो पेपर पे एज अ गारंटर साइन करना होगा। तो यहाँ पे एक रिटन एग्रीमेंट हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, बैंक और भास्करन के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर मिस्टर जोसेफ ने पैसे नहीं चुकाए, जो प्रिंसिपल डेटर है उन्होंने पैसे नहीं चुकाए, लोन की भरपाई नहीं की, तो उस लोन की भरपाई मैं करूँगा। तो उसे हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और इसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में, जोसेफ एंड, ये तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मिस्टर जोसेफ एंड बैंक के बीच में, जो लोन के डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे और जिनको पैसे मिलेगा प्रिंसिपल डेटर को। देन एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा, वो होगा मिस्टर जोसेफ और भास्करन के बीच में। ये एक रिटन तो नहीं होगा बट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे इन केस मिस्टर भास्करन ने पैसे बैंक को चुकाए, मतलब गारंटर ने प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट के बाद अगर पैसे बैंक को पे किया तो गारंटर जो है वो पैसे की भरपाई, अपना पैसे की भरपाई प्रिंसिपल डेटर से वो क्लेम कर सकता है कि मैंने जो पैसे बैंक को दिए हैं आपके लोन के बदले, वो पैसे मुझे आप चुकाओ। तो ये एक ओरल एग्रीमेंट हो जाता है जिसको हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में होता है। सो हमने यहाँ पे देखा कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज़, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जिस टर्म पे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुई है उसे ध्यान में रखते हुए पेमेंट कर दी जाती है, और यह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये एग्रीमेंट ओरल, कोई भी एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा कि ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। सो यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता बट ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाएगा। तो यहाँ पर गारंटर के लिए कोई भी लोन कंटिजेंट लायबिलिटी हो सकती है। मतलब देखिए, कोई भी गारंटी, अगर यहाँ पे ये गारंटर जो लोन की भरपाई करने के लिए गारंटी ले रहा है, प्रिंसिपल डेटर ने अगर पैसे नहीं चुकाए तो अचानक से वो लोन की पूरी लायबिलिटी गारंटर के ऊपर आ जाएगी, और अगर गारंटर ने भी नहीं चुकाए तो वो पूरी की पूरी लायबिलिटी बैंक के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह की लायबिलिटी को कहा जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। अभी हमने पिछले डेफिनेशन में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सो हम लोग यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी को समझते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल हम सब पीएनबी में नीरव मोदी केस से समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले हम सब ने न्यूज़ में देखा था कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, और फिर नीरव मोदी ने उस पेमेंट का डिफ़ॉल्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, और सारी की सारी लायबिलिटी बैंक के ऊपर आ गई थी। तो कंटिजेंट लायबिलिटी में अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो हमने जेआईबी का सेकेंड पेपर, जो अकाउंटिंग का पेपर है, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के नोट्स के में मेंशन किया जाता है। जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे एक नोट्स होते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट, जहाँ पे हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी को मेंशन करते हैं, और इन केस वो लायबिलिटी हैपन हो जाता है, इन केस वो जो लायबिलिटी है वो हैपन हो जाता है तो फिर उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। मतलब अगर जैसे कि अगर नीरव मोदी वहाँ पे पेमेंट कर देता तो वो बैंक की लायबिलिटी नहीं होती, बट उसने पेमेंट नहीं किया तो फिर वो बैंक की कंटिजेंट लायबिलिटी बन जाती है, और वो जैसे ही लायबिलिटी में कन्वर्ट होती है तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना होता है।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात होगी। ये अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कंटिंजेंट लायबिलिटी को एज अ नोट्स लिखा जाता है, और जैसे ही वो लायबिलिटी आ जाती है, बैंकों पे आ जाती है, किसी पर्सन पे आ जाती है, तो वो पर्सन या बैंक अपने या कंपनी अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उस लायबिलिटी को दिखाएगा। यहाँ पे आप टर्म्स देख सकते हैं कि जो पर्सन गारंटी देता है उसको श्योरिटी या गारंटर कहा जाता है। जिस पर्सन ने द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुच डिफ़ॉल्ट ऑफ गारंटी इज़ गिवन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसके बिहाफ में गारंटी दिया जाता है उसको प्रिंसिपल डेटर कहा जाता है। और जो द पर्सन हुम द गारंटी इज़ गिवन, जो पर्सन या बैंक को गारंटी दिया जाता है वो कहलाता है क्रेडिटर या बेनिफिशियरी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर का होता है, और श्योरिटी की लायबिलिटी तभी आएगी जब प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देता है। और गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वह डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज पर एग्जामिन करके कि इसमें कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और उसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पर होता है। जैसे कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम सब जानते हैं कि 2 तरह के पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने देखा कि 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। ये हमें देखना होता है कि इसमें पार्टीज़ कितने इन्वॉल्व है और ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये देखा जाता है। अब बैंक का यहाँ पे बुक का एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे एक बुक का एग्जांपल दिया है कि ए वांट टू टेक लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी। मतलब ए जो है वो लोन लेना चाहता है 10,000 का बी से, और बी जो है वो ए को नहीं जानता है। बी यहाँ पे हो जाता है क्रेडिटर जो नहीं जानता है ए को, बट सी एक बीच में आता है कि ठीक है मैं ए को जानता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो उस पैसे की भरपाई, उस लोन की भरपाई मैं करूँगा, सी ये बोलता है। तो सी टेल्स बी फॉर एज गारंटी। ए बी को बोलता है कि मैं ए की गारंटी लेता हूँ, इसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप इसको दे दो। तो यहाँ पे सी को आप कॉमन फ्रेंड ऑफ ए और बी जान सकते हैं, जिसे बी को भी विश्वास है सी पे कि ठीक है तुम्हारे कहने पे मैं ए को पैसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर, बी हो जाएगा अपना बैंक मतलब जो पैसे दे रहा है, और सी हो जाएगा गारंटर या श्योरिटी। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंपाइल्ड। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि जितने भी प्रिंसिपल्स या रूल्स जो भी अदर कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी अप्लाई होगा। जैसे कि कंसीडरेशन हो गया या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम सब जानते हैं कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये लिखा गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो सकता है। जैसे कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और किसी भी लॉ के अधीन वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तभी वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंसीडरेशन। यहाँ पे एक वर्ड दिया है कंसीडरेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये पढ़ा था या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा था कि कंसीडरेशन का मतलब होता है कि हर एक पर्सन को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मतलब ए बी को कार सेल करना चाहता है तो ए को पैसे मिलेंगे और बी को कार मिलेगा, तो दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ मिलेगा। बट यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तो एक गारंटर भी है, जो गारंटर को तो कुछ नहीं मिलता बट वो लोन की गारंटी लेता है, और बाद में इनकेस प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो लोन भी उसको चुकाना पड़ेगा। तो फिर इस केस में गारंटर को क्या बेनिफिट हुआ। यहाँ पे कंसीडरेशन का मतलब होता है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट में गारंटर के द्वारा किया गया प्रॉमिस ही सफिशिएंट कंसीडरेशन कहलाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे यही है। ये एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा
कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में किया गया गारंटी, अगर प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और उसकी गारंटी श्योरिटी दे रहा है, तो वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, एक श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होता है। यहाँ पे एक वर्ड देखने को आपको मिलेगा, को एक्सटेंसिव, मतलब कि जब प्रिंसिपल डेटर लोन को पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का प्लेस ले लेता है। इसका मतलब है कि जो भी सम ऑफ मनी प्रिंसिपल डेटर ने उधार लिया है प्लस उसे जो भी इंटरेस्ट लगा है, मतलब जो भी लोन लिया है और लोन पे तो इंटरेस्ट लगेगा, तो जो भी उस पे इंटरेस्ट लगा है वो सब श्योरिटी को भरना पड़ेगा, मतलब गारंटर को वो सारे पैसे भरने पड़ेंगे। और जैसे ही श्योरिटी या गारंटर ने लोन रीपेमेंट कर देगा तो वह अब ओरिजिनल क्रेडिटर का प्लेस ले लेगा। पहले तो बैंक से पैसे लिए थे, अब गारंटर ने पैसे भर दिए, तो अब क्रेडिटर कौन कहलाएगा? अब क्रेडिटर कहलाएगा अपना गारंटर, जिसे हम श्योरिटी भी कहते हैं। सो अब वो प्रिंसिपल डेटर से इंटायर सम का क्लेम कर सकता है। जितने भी पैसे उसने क्रेडिटर को पे किए, बैंक को पे किए, तो वो सारे के सारे वो पैसे रिकवर कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर से वो क्लेम कर सकता है। इसीलिए द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन ऐसे किया गया है कि श्योरिटी हैज़ पेड द वंस द श्योरिटी हैज़ पेड द डेट देन ही ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ ओरिजिनल क्रेडिटर। जैसे ही श्योरिटी ने सारे पैसे चुका दिए तो अब वो ओरिजिनल क्रेडिटर कहलाएगा और ही कैन क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर द इंटायर सम ही हैज़ पेड टू द ओरिजिनल क्रेडिटर। जितने पैसे उसने पे किए हैं, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, वो अब क्लेम कर सकता है। किससे? वो क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। अब प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर कौन बन गया? अब प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर यहाँ पे बन जाता है श्योरिटी, जिसे हम गारंटर कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब आता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सीरीज़ में हो रही है, एक के बाद ऐसे अकर हो रही, कंटिन्यूएशन हम बोलते हैं ना कि एक के बाद एक होता जा रहा है, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सीरीज में हो रही है, बार बार हो रही है, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कंटिन्यूइंग गारंटी का कि एक मिस्टर ए है जिन्होंने मिस्टर बी, जो कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अलाउ मिस्टर ए टू टेक वॉट एवर गुड शी में, मतलब कि मिस्टर ए जो एक पर्सन है, उन्होंने एक शॉपकीपर मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी वाइफ, मिस्टर ए की वाइफ, जितने भी सामान लेना चाहते हैं वो सामान उधार पे मिस्टर बी उसको दुकानदार दे दे। तो इस केस में, और उन्होंने एक लिमिट रखी कि 20,000 रुपये तक की सामान आप उधार पे भी मेरी वाइफ को आप दे सकते हैं। तो मिस्टर ए विल बी लाइबल फॉर द डेट इनकर्ड बाय मिस्टर ए अप टू द गिवन अमाउंट। अगर 20,000 बोला है तो 20,000 तक के लिए ही वो लाइबल होंगे, ए लाइबल होंगे। उससे ज़्यादा की सामान अगर उधार पे बी ने दे दिया तो उसकी लाइबिलिटी मिस्टर ए को नहीं होगी। और कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी भी टाइम वापस भी लिया जा सकता है। सिर्फ क्रेडिटर को नोटिस देके कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन की गारंटी को रिवोक कर दिया जा सकता है। उन्होंने दुकानदार को मिस्टर ए ने जाके दुकानदार को बोला कि अब मैं ये, मतलब सपोज कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए जो है उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया, तो उस केस में अब वो लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो वो दुकानदार को जाके बोलेंगे कि आप जितने हो चुके हैं ट्रांजैक्शंस उसकी गारंटी तो मैंने लेता हूँ, बट आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगे, उसकी गारंटी अब मैं नहीं लूँगा, उसको मैं रिवोक करता हूँ। सो इस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में जो भी किसी भी टाइम में गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया जा सकता है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस मैं नहीं करूँगा, बट उसके लिए एक नोटिस देना होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आ गया अभी डेथ ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी की डेथ मतलब अगर गारंटी श्योरिटी की डेथ हो जाती है, जो गारंटर है उसकी ही डेथ हो जाती है, तो उस डेट से एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। ये डेफिनेशन पूरा पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जैसे ही गारंटी या श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस डेट से गारंटी ख़त्म हो जाता है। देन आता है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें
ये बताया गया है कि वेरिएंस मीन्स चेंज, वेरिएंस का मतलब चेंज होता है। या फिर बोल सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर श्योरिटी के एब्सेंस में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलकर लोन एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं और गारंटर या श्योरिटी जिसको कुछ मालूम नहीं होता इसके बारे में, तो जिस दिन से ये चेंजेस इफेक्ट में होगा उसी दिन से श्योरिटी सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर श्योरिटी, देखिए लोन लेते समय कुछ अलग एग्रीमेंट हुई थी, उसके बेस पे ये गारंटी दिया था श्योरिटी ने, ये पर्सन ने, और बाद में पता चला कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलके, जिसने लोन दिया है या दे रहा है, वो मिलके कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसकी जानकारी गारंटर को है ही नहीं। तो उस केस में ये जो है सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन जिस दिन से वो इफ़ेक्ट हो जाएगा कि ये चेंजेस हुए हैं उस लोन में, तो उसी दिन से वो गारंटर के सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, उसको आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में यही बताया है कि मिस्टर ए ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया दुकानदार को कि मिस्टर ए की वाइफ को कुछ भी सामान क्रेडिट पे नहीं दिया जाए, कुछ भी कॉस्मेटिक क्रेडिट पे नहीं दिया जाए, लेकिन वो शॉपकीपर ने अलाउ कर दिया, उसने सामान दे दिया क्रेडिट पे। तो इस केस में मिस्टर ए वुड नॉट बी लायबल टू पे टू द शॉपकीपर। अगर उसके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी उन्होंने क्रेडिट पे सामान दिया, तो यहाँ पे चेंजेस हो गया ना, वेरिएंस हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो इस केस में मिस्टर ए की लायबिलिटी नहीं होगी, वो सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होंगे। देन आता है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने सारे लोन रीपेमेंट कर दिए और क्रेडिटर ने उसे रिलीज कर दिया, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। लोन की रीपेमेंट हो गई तो अब गारंटर की क्या ज़रूरत, अब पैसे तो मिल गए, तो गारंटर भी डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर को लोन की सेटलमेंट कर रहे हैं या फिर पिछले लोन के बेस पर कोई दूसरा लोन अवेल कर रहे हैं और श्योरिटी को इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। जो जानकारी ही नहीं है तो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फोरबियरेंस टू सू, इसका मतलब क्या होता है। तो फोरबियरेंस का मतलब है सहनशीलता। तो फोरबियरेंस टू सू का मीनिंग यहाँ पर यह है कि सपोज बी ने सी को लोन दिया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है। तो बी ने सी को लोन दिया है और ए ने इस लोन की गारंटी ली है। अब सी लोन को नहीं चुका पा रहा है और बी जो क्रेडिटर है वो लगभग 1 साल तक वेट किया कि अब उसकी मतलब बहुत दिन तक 1 साल तक वेट किया कि अब तो पैसे चुका दो, बट 1 साल तक भी उसने नहीं चुकाया। तो उस केस में वो लगभग 1 साल तक वेट किया कि अब तो उसकी सहनशीलता भी ख़त्म हो गई। तो मतलब फोरबियरेंस यहाँ पे दिया है ना, इसके लिए उसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी सहनशीलता भी ख़त्म हो गई और वह प्रिंसिपल डेटर मतलब कि सी के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा या फिर कुछ और भी लोन सेटलमेंट रेमेडी अपना सकता है। जैसे कि होता है ना, क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल वगैरह हम देखते हैं या कोई भी लोन का एग्जांपल देखते हैं कि सेटलमेंट होती है कि बैंक अपने तरफ से ही अप्रोच करता है कि पूरा पैसा एनपीए होने से बच जाए। उससे अच्छा है कि 50% या 75% पैसे को रिकवर कर लिया जाए और उस लोन को सेटल कर दिया जाए। सेटलमेंट का जो है वो सिबिल में भी आता है, कस्टमर के सिबिल। अगर कोई लोन की सेटलमेंट हुई है तो फिर उसके बेस पे जो प्रिंसिपल डेटर है, जो पर्सन है जिसने लोन लिया है, उसका सिबिल भी ख़राब होता है कि ये लोन चुकाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो इस वजह से इसने सेटलमेंट की होगी, तो आगे उसको लोन लेने में भी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे फोरबियरेंस का मतलब यही होता है कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो इस केस में कुछ पैसे रिकवर करके 50% या 75% या जैसे बैंक का प्रोविज़न होता है उसके बेसिस पे पैसे रिकवर करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलीज़ ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। इसका मतलब है कि को श्योरिटी का मतलब है कि एक से ज़्यादा गारंटर, तो किसी लोन में 2 से ज़्यादा गारंटर हैं और किसी एक को क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया
तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो गया। मीन्स एक को रिलीज किया बट दूसरे की गारंटी अभी भी वैलिड है। एक को डिस्चार्ज किया तो दूसरा भी डिस्चार्ज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसको क्रेडिटर ने डिस्चार्ज किया सिर्फ वही रिलीज होगा। देन आता है श्योरिटी कैन क्लेम हीज ड्यूज फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर श्योरिटी, जिसने हम गारंटर भी बोलते हैं, उसने अगर लोन का पेमेंट किया तो वह प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है, क्योंकि श्योरिटी क्रेडिटर बन जाता है ना पैसे देने के बाद। देन हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि सी ने बी को लोन दिया है और इस लोन की गारंटी ए ने लिया है। अब इसके थोड़े दिन बाद सी ने बी से कुछ और सिक्योरिटी डिमांड की कि सी ने बोला कि लोन अमाउंट बड़ा है तो इसके लिए कुछ सिर्फ जो है गारंटर सफिशिएंट नहीं होगा, आपको कुछ सफिशिएंट मतलब कुछ सिक्योरिटी भी देना है, कुछ सिक्योरिटी भी दे दो ताकि हम लोग ऐसा अश्योर रहें कि पैसे आप भी नहीं, मतलब गारंटर पे भी अगर विश्वास नहीं है क्रेडिटर को तो वो चाहेगा कि कुछ सिक्योरिटी भी ले लूँ ताकि लोन उसका सेफ रहे। तो यहाँ पर ए इज़ नॉट डिस्चार्ज इन दिस केस। यहाँ पे यहाँ पे मेंशन है कि ए इज नॉट डिस्चार्ज इन केस बिकॉज द सिक्योरिटी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप वॉज इंटर्ड इनटू। मतलब कि ए इज़ नॉट डिस्चार्ज इन दिस केस क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के श्योरिटीशिप के टाइम में यह सिक्योरिटी नहीं ली गई थी। स्टार्टिंग में जब लोन की एग्रीमेंट हुई थी उस टाइम में सिक्योरिटी नहीं ली गई थी। बाद में क्रेडिटर को थोड़ा डेटर पे, मतलब जिसने कर्ज लिया है उस पर थोड़ा शक हुआ, शंका हुआ और उसने बोला कि आप मुझे थोड़े सिक्योरिटी भी दे दो। तो अगर यह सिक्योरिटी गारंटी लेते वक्त या गारंटी से पहले ली गई होती तो फिर उस सिक्योरिटी की वैल्यू जितना होता उतने अमाउंट से गारंटर को डिस्चार्ज किया जा सकता था। मतलब कि अगर 10 लाख का लोन है और 8 लाख की सिक्योरिटी ले ली गई है तो गारंटर को सिर्फ 2 लाख के लिए लायबल होगा और 8 लाख अमाउंट के लिए लायबिलिटी गारंटर की नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब यही बताता है। देन आ जाता है नेक्स्ट टर्म मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब कि प्रिंसिपल डेटर के हिस्ट्री को छुपा के या फिर उसके मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में बताए बिना गारंटी ली जाती है तो वो इनवैलिड गारंटी कहलाएगा। तो अगर मतलब किसी की हिस्ट्री को बिना बताए और आप उस की गारंटी लेने को कहते हो तो वो कहलाता है, वो गारंटी हो जाता है इनवैलिड गारंटी। यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि ए ने बी को एज अ क्लर्क अपॉइंट किया कि बी ए के लिए कुछ पैसे कलेक्ट करे, मतलब कुछ बिजनेस होगा। तो उसने बोला कि बी ने बोला कि ए आप मेरे लिए कुछ पैसे कलेक्ट कर दो, और बी ने क्या किया कि उसके केस में बी ने क्या कुछ अब पैसा अपने पास रख लिया, मतलब उसको थोड़ा लालच आया और उसने पैसे कलेक्ट तो किए लेकिन उसने वापस नहीं किया। मतलब बी ने पैसे यहाँ पे कुछ पैसे अपने पास रख लिए, कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया। सो ए ने बी से पैसे की डिमांड की और ए ने बोला कि मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो कुछ सिक्योरिटी दे दो, मुझे कुछ सिक्योरिटी रखो ताकि मैं तुम्हें काम पे रखूँगा, अदरवाइज भाई मैं काम से निकाल भी दूँगा और पैसे भी मेरा वापस लूँगा। तो इस केस में सी जो है वो आके बी से कहता है, अब सी ने बी की गारंटी ले ली, मतलब सी आके ए से बोलता है कि मैं बी की गारंटी ले लेता हूँ। पर यहाँ पे ए जो क्रेडिटर है वह बी की हिस्ट्री को बताए बिना, मतलब ये नहीं बताता है कि बी ने कुछ डिफ़ॉल्ट किए हैं या कुछ चोरियाँ की है, कुछ पैसे ऐसे हैं जो उसने रख लिए हैं छुपा के, तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो ये जो क्रेडिटर है वो बी की हिस्ट्री को बताया नहीं, छुपा लिया कि इसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट में, तो इस केस में गारंटी इनवैलिड कहलाएगा। सी जो है सी की कुछ लायबिलिटी नहीं होगी। इस केस में उसको पता नहीं था, बाद में पता चला कि अरे पहले से भी इसने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो उस केस में सी की लायबिलिटी नहीं होगी और इस तरीके की गारंटी को कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे क्रेडिटर ही हिस्ट्री छुपा रहा है
और गारंटी ले रहा है किसी के बिहाफ में। देन आता है इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। तो प्रिंसिपल डेटर के द्वारा इम्प्लाइड प्रॉमिस किया गया कि श्योरिटी को मैं इंडेमनीफाई करूँगा, मतलब लॉस की भरपाई करूँगा, जो भी श्योरिटी को लॉस होगी उसकी भरपाई करूँगा। तो यहाँ पर ये दिया है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर, यहाँ पे देखिए, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज़ इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। मतलब कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि इनकेस श्योरिटी को कुछ लॉस होता है तो उसको इंडेमनीफाई प्रिंसिपल डेप्टर करेगा। यहाँ पर इंडेमनीफाई का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लॉस की भरपाई करेगा, और इम्प्लाइड प्रॉमिस का मतलब है कि ओरल एग्रीमेंट, मतलब इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल डेटर प्लस श्योरिटी के बीच में कुछ रिटन एग्रीमेंट तो नहीं है। मोस्टली आप गारंटर देखेंगे ना, फ्रेंड्स ही गारंटर बन जाते हैं, तो वो दोनों क्या रिटन एग्रीमेंट करते हैं? ऐसा कुछ करते नहीं है, बट वो एक इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एक इम्प्लॉयड एग्रीमेंट कहलाता है, एक ओरल एग्रीमेंट होता है उन दोनों के बीच में, जो कागज़ पर तो नहीं लिखा होता है, पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पर श्योरिटी इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, ऐसा होता है जिसके बेसिस पे वो जो श्योरिटी है वो जो इंटाइटल होता है, देखिए श्योरिटी इज़ इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर वॉट एवर सम ऑफ मनी। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे श्योरिटी इज़ इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर, और यहाँ पर यह भी मेंशन है कि श्योरिटी ने जो सम ऑफ मनी गारंटी के अधीन राइटफुली पे किया है वही रिकवर कर सकता है। राइटफुली, रॉन्गफुली अगर कुछ पेमेंट किया है तो उसकी रिकवरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ए गारंटी टू सी टू एक्सटेंड 20,000 एज अ पेमेंट ऑफ राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। मतलब ये छोड़िए एग्जांपल, हम लोग ऐसे समझते हैं कि कोई ए पर्सन है, उसने बी को क्रेडिट पे 20,000 तक के राइस देने के लिए क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, और बाद में क्या करता है कि 18,000 का राइस उसने सप्लाई किया और 20,000 रुपये का डिमांड करता है। तो अगर डेटर जो है पैसे चुका नहीं पाया तो गारंटर से पैसे लिया जाएगा, तो गारंटर क्या करेगा? 18,000 ही पैसे देगा। मतलब कुछ रॉन्गफुली है तो वो नहीं पे करेगा। 18,000 का आपने सामान दिया और 20,000 का डिमांड करेंगे तो गारंटर उसके लिए लाइबल नहीं होगा, एक्चुअल अमाउंट जो होगा उसी के लिए लाइबल होगा। मतलब राइटफुली जो पेड किया जाना चाहिए उसके लिए वो लाइबल होगा, रॉन्गफुली किसी अमाउंट का पेमेंट वो नहीं करेगा। देन नेक्स्ट आता है को श्योरिटी फॉर द सेम डेप्ट। अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि एक कर्ज के लिए, एक उधार के लिए, एक डेट के लिए 2 गारंटर या 2 से ज़्यादा गारंटर हो सकते हैं। तो को श्योरिटी यहाँ पे वही दिया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन श्योरिटी के रूप में किसी एक डेट के लिए अपॉइंट किया जाता, एग्रीमेंट होता है, तो whether with or without the knowledge of each other the co-surety are liable to pay equal share। मतलब दोनों गारंटर को पता है कि नहीं कि हम दोनों एक ही लोन के लिए गारंटी लिया है, और बाद में अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर देता है तो वो 2 भाग में डिवाइड होगा, और 2 गारंटर है तो दोनों को पे करना होगा, 3 गारंटर है तो तीनों को पे करना पड़ेगा, इक्वल शेयर। वही यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि मिस्टर ए जो है उन्होंने सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे उसके लिए नोटिस दे दिया शॉपकीपर को, दुकानदार को, कि अब आप जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी पेमेंट मैं नहीं करूँगा, मैंने रिवोक कर लिया। तो और फिर भी दुकानदार ने पैसे दिया, उधार पे दिया मिस्टर ए की वाइफ को, तो उस केस में मिस्टर ए उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक बाय द श्योरिटी एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय द नोटिस टू क्रेडिटर। एक नोटिस दे देंगे और जितने भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगे उससे वो रिवोक हो सकते हैं जो प्रिंसिपल डेटर है। तो उसके बाद हम थोड़े यहाँ का थोड़े इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है कि ट्रू और फॉल्स देखना है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर इज़ अ प्राइमरी लाइबल। इंडेमनीफायर इज़ अ प्राइमरी लाइबल, हाँ, तो ओबियसली जो इंडेमनीफायर है जिसने इंडेमनिटी साइन की है वही उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी हो जाती है। सेकेंड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी सेकेंडरी। हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी लाइबिलिटी
प्रिंसिपल डेटर की होती है और सेकेंडरी लाइबिलिटी श्योरिटी मतलब गारंटर की होती है। तो ये भी सही है कि सेकेंडरी लाइबिलिटी गारंटर की होती है। नेक्स्ट है एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर द गिविंग द गारंटी। ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि हमने इंडेमनिटी के टाइम में देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के टाइम में देखा कि ए और बी, ए अपना कार बेचना चाहता है तो बी को कार मिलेगा और ए को उसके बदले में पैसे मिलेंगे। हर किसी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो ही लॉ के अधीन उसको वैलिड कंसिडरेशन कहा जाता है। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में हमने देखा कि गारंटर को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अगर वो साइन कर रहा है तो वैलिड कंसिडरेशन कहा जाता है गारंटर के लिए। नेक्स्ट है कि वेयर देयर आर को श्योरिटी रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर। ये भी सही है। एक को अगर क्रेडिटर ने, एक श्योरिटी को क्रेडिटर ने रिलीज़ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी डिस्चार्ज हो गया, दूसरा डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट पे द श्योरिटी आफ्टर द श्योरिटी हैज़ पेड द अमाउंट टू द क्रेडिटर। ओबियसली अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं चुकाए और श्योरिटी ने पैसे क्रेडिटर को दे दिए तो उस केस में प्रिंसिपल डेटर से गारंटर जो है, श्योरिटी जो है, वो पैसे ले सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट पे द श्योरिटी। ये तो गलत है। प्रिंसिपल डेटर को पे करना पड़ेगा श्योरिटी को, अगर श्योरिटी ने उसके बदले में पैसे दिए हैं तो। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि श्योरिटी इज़ ऑल्सो नोन एज गारंटर बोलते हैं श्योरिटी को। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज़ को एक्सटेंसिव दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सो हम लोगों ने को एक्सटेंसिव का मतलब पढ़ा था कि मतलब कि प्रिंसिपल डेटर लोन को पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का प्लेस ले लेता है, क्योंकि जो भी सम ऑफ मनी प्रिंसिपल डेटर ने उधार लिया है प्लस जो भी इंटरेस्ट है सब श्योरिटी को भरना पड़ता है। तो इस केस में श्योरिटी ऑफ ओरिजिनल क्रेडिटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। नेक्स्ट है श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज इफ़ द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज बाय द क्रेडिटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ने सारे पैसे चुका दिए तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय अंडर ब्लैंक स्पेस इज़ इनवैलिड। तो मिस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ गारंटी को इनवैलिड माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत, मतलब हिस्ट्री वगैरह को छुपा के गारंटी किया गया है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। सो ये बुक के क्वेश्चन आंसर हो गए। उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने थोड़े क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सो हाउ मेनी पार्टीज़ आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो हम सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ होते हैं। पहला हो जाता है प्रिंसिपल डेटर, दूसरा हो जाता है क्रेडिटर और थर्ड हो जाता है श्योरिटी। देन क्वेश्चन आता है कि द पर्सन हु गिव द गारंटी इज़ कॉल्ड, जो गारंटी देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको श्योरिटी कहा जाता है। यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ पे डिफाइन है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफाइन किया गया है सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और सेक्शन 125 में क्या डिफ़ाइन किया है? इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को डिफ़ाइन किए गए हैं। और सेक्शन 124 में डिफ़ाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयड गारंटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब जब भी बात आएगी तो हो जाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।